हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो अभी तो हम लोग स्टार्टिंग का टॉपिक है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, और हम लोग इसको एज ए स्टोरी रीड करेंगे कि एकदम बुक लाइन बाय लाइन को तो पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरी की तरह इसके बाद तुमको बुक पढ़ने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखो सबसे पहले बर्थ मतलब क्या होता है कि जन्म लेना। वेमर रिपब्लिक, यहाँ पे जो वेमर जो है एक जगह का नाम, जर्मनी में जगह का नाम है वेमर। इसको नोट कर देते हैं प्लेस। और जो रिपब्लिक हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था। देखो मतलब कि वेमर रिपब्लिक एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है। जर्मनी में एक जगह है वेमर, उस जगह पे लोग मिले थे, वहाँ पे लोगों को जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो रिपब्लिक जो डिनोट कर रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। ये तो मतलब कि टॉपिक ओवरव्यू हो गया। अब देखो एनसीईआरटी में तुम्हारा स्टार्टिंग करता है कि जर्मनी जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था। इन द बिगनिंग में क्या था कि जर्मनी जो था एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था, और जर्मनी जो है पहला विश्व युद्ध लड़ता है एलिस के अगेंस्ट में। तो एलिस में कौन कौन आ जाते हैं, देखो एलिस में आ जाते हैं रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, तो रशिया इंग्लैंड, देखो एलिस में 3 देश हैं, रशिया इंग्लैंड और फ्रांस। और जर्मनी जो था ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ वो इनके अगेंस्ट में लड़ा था पहला विश्व युद्ध। एलिस के अगेंस्ट में, रशिया इंग्लैंड और फ्रांस के अगेंस्ट में जर्मनी लड़ा था। तो देखो पहला विश्व युद्ध कब से कब होता है, इसको रेस करता है। एक सेकंड, थोड़ा सा गीला कपड़ा था। यहाँ पे इंग्लैंड लिख देता है, इरेज हो गया। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। तो देखो ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ ना, इस पहले विश्व युद्ध में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर के तौर पे था। पहले जर्मनी अच्छा खेल रहा था। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी जर्मनी बहुत अच्छा देश था, अच्छे से वो लड़ा, लेकिन वो होता है ना सबका समय पलटता है। तो जर्मनी का समय पर देखो स्टार्टिंग में क्या करता है ना जर्मनी की, वो बेल्जियम और फ्रांस पे काबू कर लेता है। जर्मनी कैप्चर दे बेल्जियम एंड फ्रांस, ठीक है। जर्मनी बेल्जियम और फ्रांस को तो कैप्चर अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। ये अब यूएसए जो हो गया, यूएसए का अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए का एंट्री होता है। यूएसए के एंट्री होने के साथ क्या करता है, यूएसए किसका साथ देता है, यूएसए इन लोगों को साथ देता है 1917 में, आई थिंक। एक बार हमको देखने दो, हाँ सही बोले हम। 1917 में यूएसए जो था इन लोगों से हाथ मिला लेता है। में यूएसए जो था वो किनसे, रशिया फ्रांस इंग्लैंड के साथ हाथ मिला लेता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यूएसए इन लोगों के साथ जाकर मिल जाता है, जर्मनी का जो गोल्डन टाइम जो चल रहा था, जर्मनी क्योंकि जीत रहा था, बेल्जियम फ्रांस पे अपना काबू कर चुका था। लेकिन अब क्या होता है, जर्मनी के जो राजा होते हैं, राजा का जिक्र नहीं किया वैसे, हमको भी नहीं पता राजा का नाम क्या था। तो जर्मनी के जो राजा होते हैं उनको राजा गद्दी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ओनर कौन था, अब एलिस पावर ओनर थे। जर्मनी के ओनर अब कौन था, एलिस पावर, क्योंकि जर्मनी हार चुका था। जर्मनी इन लोगों के सामने पहले विश्व युद्ध में एलिस पावर के सामने घुटने टेक चुका था। जर्मनी क्या था, हार चुका था। समझ लो यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, जर्मनी हार गया। अब ये जो सुप्रीम पावर है, रशिया इंग्लैंड एंड फ्रांस, दिस आर द सुप्रीम, यूएसए
दीज आर द सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर क्या करती, अब सोचता है कि ठीक है चलो। और हाँ, एक और लाइन कहता है जो सेंट्रल पावर था 1918 में, एलिस जो पावर है सुप्रीम पावर थी, सेंट्रल पावर को भी 1918 में हरा देती है। अब देखो, क्योंकि राजा क्या होता है, राजा हार चुका होता है, तो उसको तो अब उन लोगों को तो मतलब राजा को तो अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जब अगर तुम सीरियल देखो जोधा अकबर महाराणा प्रताप, क्योंकि जब मेन राजा हार जाता है तो उसको अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ता है, जो जीता उसके अधीन राज आ जाता है। तो अब जर्मनी राज्य जो था वो एलिस पावर के कंट्रोल में था। जैसा एलिस पावर चाहती जर्मनी को अपने इर्द गिर्द घुमाती, तो लोग क्या किए, एलिस पावर के जो सुप्रीम पावर थी वो लोग क्या करते हैं, वेमर नामक एक जगह पे वो लोग मिलते हैं, और जर्मनी का जो पॉलिटी था, मतलब कि जर्मनी का जो राज था जिस उसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करते हैं। उन लोग अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करते हैं कि इस तरीके से हमको बनाना है। और ये जो वेमर रिपब्लिक था ना, जर्मनी के जो लोग थे इसको अच्छे तरीके से नहीं, इसका एक मेन रीज़न था, वो रीज़न जानना अभी। देखो तो क्या होता है ना कि जर्मनी के लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, एक तरीके से तो अच्छा दिखलाया गया है हिस्ट्री में, इस चीज़ को अच्छा दिखलाया गया, एक पैराग्राफ पे दिखलाता है कि अच्छा है क्योंकि नया पॉलिटी का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि वेमर नामक जगह पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है। नया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, उसमें क्या होता है ना कि डिप्यूटीज बनते, डिप्यूटीज का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। देखो डिप्यूटीज का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। डिप्यूटीज हिस्ट्री में बुक में यही वर्ड दिए हुए डिप्यूटीज, इसको लिखोगे रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव। अरे स्पेलिंग गलत लिखा है, चलो कोई से लिखता है। रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या होता है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जर्मनी के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने में डिप्यूटीज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारे जगह पे आती है, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव है, पार्लियामेंट में हम जो स्टेट है उसको कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, वार्ड को लोग जिस वार्ड में रहते हो गए, लोकसभा को रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली पार्लियामेंट में लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जर्मनी के पार्लियामेंट का जो नाम था रिचस्टैग करके नाम दिया हुआ, जर्मनी के पार्लियामेंट को रिचस्टैग भी कहा जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिचस्टैग, ठीक है। तो लोग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था कि फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन था, मतलब कि जो पावर सुप्रीम पावर से लेकर सब पावर में डिवाइड हो जाएगा, मतलब जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, तो उसी तरीके से फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब कि हर एक किसी को कुछ कुछ पावर मिले हुए रहे, वो छोटे तबके के लोग, बड़े तबके के लोग को पावर डिवाइड हो जाएगा, और हर एक जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड डिप्यूटीज वर्ड, इसमें रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मौका हर एक किसी को लोगों को दिया गया, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे लोग अपना वोट कास्ट कर सकते थे, लोग वोट दे सकते थे, इसमें वुमेन्स भी इंक्लूड होती थी, ठीक है। यहाँ तक पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि क्यों लोगों ने इस जो वेमर रिपब्लिक था उसको विद ए गुड हार्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ वेमर रिपब्लिक हमारे के लिए अच्छा, जर्मनी के लोगों के लिए क्यों ये चीज़ अच्छा साबित नहीं हुआ। क्योंकि देखो इसका एक बहुत बेसिक रीज़न है, अगर कोई किसी को ह्यूमिलेट करेगा, अगर कोई किसी को बेइज्जत करेगा तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो ठीक है चलो हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन बना, हर एक किसी को वोट देने का अधिकार मिला, सब कुछ सही है, सब कुछ सही था, लेकिन एक जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जो ट्रीटी मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था एलिस पावर और जर्मनी के बीच, इतना ह्यूमिलेटिंग, इतना बेकार था ना कि मतलब कि वो होता है ना कि मेन पॉइंट पर से जर्मनी को कमज़ोर कर दिया था। कमज़ोर कैसे कर दिया गया था कि देखना, तुम कॉपी में लिखा है,
जर्मनी जो है अपना जो ओवरसीज कॉलोनी था, मतलब कि जर्मनी के अधीन जो देश आता था उसको खो दिया। और 13% जो उसका टेरिटरी था, मतलब कि जर्मनी का जो 13% जो साम्राज्य था उसको दूसरे दूसरे देशों को देना पड़ गया, जिसमें आता है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआना। और 75% जो उसका आयरन जो प्रोडक्शन होता था उसको भी देना पड़ता था। एंड देन 26% अपना कोयला भी देना पड़ता था। कोल मतलब क्या, कोयला फ्रांस, लिथुआना, पोलैंड को देना था। और फिर कंपनसेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कहना था कि जर्मनी की वजह से ही पहला विश्व युद्ध हुआ, तो $6 बिलियन आई थिंक पर ईयर ऐसा ही कुछ पेड करना पड़ता था पेड करना था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जर्मनी, क्योंकि सारा दोष जर्मनी पे आ चुका था कि तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा इस चीज़ का। तो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है बर्तन रिपब्लिक का स्टोरी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ बताना कि हमको समझ में आया है। इस तरीके से समझाने पे हमको समझ में आता है। अपना ओपिनियन प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर अपना फ्रेंड्स को बता देना कि हाँ चलो अच्छे से बतलाया जाता है।